करना चाहता था कि अल्टरनेट पॉलिटिक्स की हमें जरूरत क्यों है। तो ये सिर्फ एक इंडिया बिहार एक स्टेट का एक मामला नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया में हम देखते हैं, पूरे इंडिया में हमें इस तरीके के अल्टरनेट पॉलिटिक्स की जरूरत आज के सिचुएशन में थोड़ा ज्यादा है। 2014 से हम देखते हैं इंडिया में एक बहुत बड़ा चेंज हो गया है, बहुत बड़ा एक सिचुएशनल चेंजेस इंडिया के अंदर हो रहा है। उसमें नंबर वन जो पॉइंट है कि एक जो फिस्ताई है जिसको हम फैसिज्म कह रहे हैं, इसका एक अलग तरीके का उरूज जो है इंडिया में आज हो रहा है। 2014 से जो बीजेपी अपने आप को, अपने हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है, इस एजेंडा को एक बताने में, अपने आप को एक फासिस्ट कहने में, अपने आप को एक अभी वो डर उनके अंदर नहीं है। अभी जो है खुलेआम उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा वो लोगों के सामने रख रहे हैं, यानी वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने के लिए आए हैं, हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से बर्बाद करेंगे। ये जो बीजेपी का और आरएसएस का एजेंडा है, जिस चीज को छुपाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे, अभी उस चीज को छुपाने के लिए भी उन्हें कोई फिक्र नहीं है। खुलेआम उस चीज को वो लोग करते जा रहे हैं। ये हालात में आज हम लोग आकर पहुंचे हैं। आज हमारे मुल्क में के ये जो फैसिस्ट एजेंडा है वो छुपाने की भी उनको जरूरत नहीं है। खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ भाई हम फैसिस्ट हैं। ये गवर्नमेंट के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं खुलेआम कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे, हम इंडिया का जो नेचर है, सेक्युलर नेचर है, सेक्युलर नेचर को हम लोग बदलेंगे। तो ये चीज हम मुल्क के अंदर हम लोग देख रहे हैं। ऐसा एक माहौल आ गया है, एक सिस्टम, एक फैसिस्ट सिस्टम क्या है वो आज मुल्क के अंदर हम लोग देख रहे हैं। दूसरा चीज जो है, आप लोग जानते थे आरएसएस जो है अपने जमाने से कह रहा था कि हम इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सब हिंदुत्ववादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को समझना है कि ये इनका जो हिंदुत्व है उसको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी नहीं है। इनका हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस हिंदू धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक मनुवादी राष्ट्र जो यहाँ पर बनाना चाहते हैं, जिसमें पूरी की पूरी ताकत चंद लोगों के पास रहे, वैसा एक जो सिस्टम ये बनाना चाहते हैं, वो सिस्टम बहुत सारे स्टेट्स में ऑलरेडी बन गया है। आप यूपी में ले लीजिए, यूपी में सीए एनआरसी के नाम पर क्या हुआ। देखिए, गवर्नमेंट जब एक पॉलिसी लेके आती है, उस पॉलिसी को अपोज करना क्राइम नहीं है, कोई भी अपोज कर सकता है उस पॉलिसी को। तो जब लेकिन वहां पर लोगों ने ऐसा एक पॉलिसी को अपोज किया, हम जानते हैं वहां पर क्या किया गया। वहां पर रात रात को लोगों के घरों में घुसकर लोगों को घरों को तोड़ा गया, लोगों के घरों को पुलिस ने आकर अटैक किया, मस्जिदों पर अटैक किया, व्हीकल्स को जलाए, पुलिस ने किया है सारी चीजें। और उसके बाद जिन लोगों पर हमला हुआ, जिन पर अटैक हुआ, उन्हीं लोगों को अरेस्ट कर कर अब उन लोगों पर ही प्रॉपर्टी अटैचमेंट का केस डाला जा रहा है कि उनके प्रॉपर्टी को हम लोग नीलाम करेंगे। अब दिल्ली के अंदर ले लीजिए, दंगे शुरू, आरएसएस ने वेल प्लान किए, दूसरे स्टेट से लोगों को बुलाकर मुसलमानों का कत्ल हुआ, उनके घर जलाए गए। और एंड में जो रिपोर्ट आ रहा है, पुलिस के चार्जशीट आ रहे हैं, पूरे चार्जशीट में कॉन्स्पिरेटर मुसलमानों को बनाया जा रहा है, यानी जुल्म भी आप पर होने वाला है और इल्जाम भी आप पर लगेगा। ये ट्रेंड है। एक पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सिक्योरिटी एजेंसीज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एक सिस्टम इन्होंने बना लिया है। अब ये सिर्फ इंडिया के अलग अलग रियासतों में इंप्लीमेंट होगा। बिहार नेक्स्ट है, वेस्ट बंगाल उसके बाद है, यहां पर लोग इंप्लीमेंट करेंगे इस चीज को, किस तरीके से गवर्नमेंट पूरे संस्थानों को कैप्चर कर कर अपने एजेंडा को इंप्लीमेंट कर सकती है। उसका छोटा सा एग्जांपल जो है हमने अभी दिल्ली और यूपी के अंदर हमने देखा। अब वही चीज पूरे इंडिया में आने वाला है। मीडिया का आप ले लीजिए, देखिए जब 1975 में इमरजेंसी लगा था और बिहार की जनता जानती है कि किस तरीके से बिहार से बहुत स्ट्रांग मूवमेंट्स निकले थे इमरजेंसी के वक्त, लेकिन आज इंडिया में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी था, मीडिया जो थी या मीडिया में काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की जिम्मेदारी ली थी। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो छोड़ दीजिए, वो गवर्नमेंट का माउथपीस था, लेकिन उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, अगर उनको इंडिया में कुछ हक नहीं था तो इंडिया के बाहर के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में वो लोग लिखते थे इस गवर्नमेंट की जो जुल्म हो रही थी, यहाँ पर जो उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट जो जुल्म कर रही थी इमरजेंसी को लेकर, उसको एक्सपोज करते थे। और मीडिया का जबरदस्त एक अपोजिशन था गवर्नमेंट को। लेकिन आज हम देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी यह है
कि उन्होंने मीडिया को अपना पालतू बना दिया है। मीडिया वही दिखाएगी जो गवर्नमेंट चाहती है। अब सिंपल एग्जांपल आज ले लीजिए, बिहार का एग्जांपल आप ले लीजिए। बिहार में कोविड की सिचुएशन बहुत खराब है, बहुत ही खराब है कोविड की सिचुएशन। कोविड ने असल में क्या किया है, बिहार में ये नीतीश कुमार सरकार ने पिछले 10 साल और उससे पहले उन्होंने जो मिसमैनेजमेंट किया है हेल्थ सेक्टर को, जो स्वास्थ्य सेक्टर है उसको जो उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया है, उसके लिए कुछ भी नहीं किया है, वो चीज को कोविड ने सिर्फ एक्सपोज किया। अगर ये लोग कह रहे हैं ना कोविड की वजह से मौतें हो रही, कोविड की वजह से मौत नहीं हो रही है, मौत इसलिए हो रही है क्योंकि आपने हेल्थ केयर के ऊपर जो काम करना चाहिए था, अस्पताल के लिए जो करना चाहिए था, इलाज के लिए जो करना चाहिए था, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था 10-15 सालों से, आपने नहीं बनाया। कोविड ने सिर्फ आपको एक्सपोज किया है। तो कोविड को इल्जाम मत लगाइए, इल्जाम आप पर है। ये इशू है बिहार में। आप फ्लड में ले लीजिए, हर साल फ्लड, हर साल फ्लड होता है, हर साल लोगों की जान जाती है, हर साल लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जो बिहार के बाहर के लोग या बिहार के ऐसे शहर के लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, जिनको फ्लड का प्रॉब्लम समझ में नहीं, आप अगर आपका घर शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, अगर आप आपका घर शिफ्ट कर रहे हैं, आपका सामान, आपके सब चीजें एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करने में कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ होती है एक घर से दूसरे घर अपना सामान शिफ्ट करने के लिए, कितना एफर्ट चाहिए उसके लिए। और ये जो आप लोग हैं 10 साल में 5 साल में एक बार करते होंगे। लेकिन सोचिए बिहार के लोगों को पिछले कई सालों से हर साल ये करना पड़ रहा है, और हर फ्लड के दौरान हर महीने ये करना पड़ रहा है कि एक घर से दूसरे, एक कैंप से दूसरे अपने सामान, बीवी, बच्चों को लेकर जाना पड़ रहा है। तकलीफ का अंदाजा लगाइए। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, एरियल सर्वे कर रही है हेलीकॉप्टर या प्लेन में, वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों पर, टैक्स पेयर के पैसों पर हवा में घूमकर लोगों की फ्लड का पानी कहां तक आ गया ये देख रहे हैं। लेकिन हर साल वापस फ्लड आ जाता है। बिस्किट के पैकेट्स दे देंगे, चावल के पैकेट दे देंगे और समझ रहे कि आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट होना चाहिए फ्लड्स को रोकने के लिए, देखिए याद रखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने फ्लड्स पर कंट्रोल किया है, फ्लड्स के ऊपर रिसर्च एनालिसिस किया है, किस लिए फ्लड्स हो रहे हैं, उस फ्लड्स को किस तरीके से कंट्रोल में लाया जा सकता है। बड़े बड़े कंट्रीज ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। लेकिन वो कंट्री ऐसे हैं जिनको अपने आवाम की फिक्र पड़ी है। यहाँ तो हम जानते हैं बिहार जैसे स्टेट में आवाम की फिक्र कहां पड़ी। तो मेरा कहना यह था कि बिहार में फ्लड कोविड का इतना बड़ा इशू चल रहा है, पूरी इंडिया की मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, वो डिस्कस कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के, और उसमें भी बेशरम ये कह रहे हैं कि वो बिहारी है, इसलिए हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। और ये कंप्लीट इशू जो है, इसको एक बिहार वर्सेस महाराष्ट्र इशू बनाने की बात है। ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी होता, जो अगर एक शख्स मर गया है, उसकी मौत हो गई, मौत के बाद उसके पर्सनल चीजों को दुनिया के सामने इस तरीके से उछालना, उसके पर्सनल लाइफ को, ये क्या मोहब्बत में करते हैं? ये मोहब्बत में नहीं कर रहे हैं। ये कंप्लीट एक बिहार इलेक्शन के लिए उन्हें एक एजेंडा चाहिए। पता है कि ये बीजेपी एनडीए की सरकार जो है, जिसमें नीतीश कुमार लीड ले रहे हैं, ये कंप्लीट तरीके से मुद्दों में फेल हो गई है, डेवलपमेंट में फेल हो गई है, कोविड को सॉल्व करने में फेल हो गई है, रेगुलर फ्लड सिचुएशन में फेल हो गई है, हर चीज में फेल हो गई है। अब लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना है, तो किस चीज में डाइवर्ट करें? एक सुसाइड केस जो हुआ है, उस सुसाइड केस को लेकर बिहारी अस्मिता, यानी बिहार के लोगों का सारा प्रॉब्लम एक ही है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस देना, कि बिहार के लोगों को दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? वो फ्लड में जो बैठा हुआ है, खाने के लिए खाना नहीं है, उसको भी क्या अपने खाने के बारे में पड़ी है, या उसको किसी मुंबई में एक फिल्म एक्टर के बारे में इंसाफ के लिए पड़ी है? ये आप समझ लीजिए, एक नैरेटिव बिल्डिंग है। ये आज इंडिया की हालत है। पूरी तरीके से गवर्नमेंट डिसाइड करती है लोग क्या सुनेंगे, लोग क्या डिस्कस करेंगे, लोगों को क्या इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ये डिसाइड कौन करेंगे? ये डिसाइड गवर्नमेंट करती है, इंडिपेंडेंट नैरेटिव नहीं है। ऐसा एक माहौल आ गया है। दूसरा हम देखते हैं इस गवर्नमेंट की इस एग्रेसिव हिंदुत्व को चैलेंज करने की जरूरत होनी चाहिए थी। को किस पर जिम्मेदारी थी चैलेंज करने के लिए? चैलेंज करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी अपोजिशन पार्टीज पर, नेशनल लेवल के बड़े बड़े अपोजिशन पार्टीज पर। लेकिन जितने भी बड़े बड़े अपोजिशन पार्टीज हैं, इनके बीच में कंपटीशन आ गया है। वो कंपटीशन ये है कि बीजेपी से बड़े हिंदुत्ववादी हम हैं। अब भूमि पूजन का एग्जांपल आप लोग ले लीजिए।
ये भूमि पूजन के एग्जाम्पल में, जब भूमि पूजन के लिए प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाते हैं, तब कांग्रेस पार्टी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इसका उनको प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर उसका क्रेडिट नहीं लेना है, क्योंकि मंदिर का काम तो हमने किया है, मंदिर का चाबी ताला तो हमने खोला है, मंदिर का जो शिलान्यास तो हमारे टाइम पर हुआ था, मंदिर डिमोलिश हमारे समय पे हुई थी, और हमने इस बात का ख्याल रखा कि मंदिर के जो डिमोलिश मंदिर मस्जिद है, उस मस्जिद डिमोलिश के बाद वापस मस्जिद ना बनाया जाए। इसका हमने 10 साल हमारी हुकूमत थी, हमने उस पर पूरा पूरा कायम रही कि हमारे यूपीए के कांग्रेस के 10 साल की हुकूमत में हमने मस्जिद बनाने की कोई पहल नहीं की, और 10 साल के अंदर ये जजमेंट भी आने नहीं दिया हमने। तो ये जितने भी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज हैं, ये आपस में किस चीज को लेकर कंपीट कर रहे हैं? हिंदू वोट्स के लिए कंपीट कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि हम ज्यादा, उनसे ज्यादा हिंदुत्ववादी हैं। एक एंटनी की जो रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को हिंदू वोट्स लेने की जरूरत है, इस चीज को इतना इन्होंने सीरियसली ले लिया है, ये सेक्युलर पार्टीज जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, इन्होंने इतना सीरियसली ले लिया है कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व ये लोग ओपनली कर रहे हैं। और अब पहले तो छुप छुप के कर रहे थे, अब हम भूमि पूजन में देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार थी, वो लोग तो मिठाई बांट रहे थे, बैंड बाजा बजा रहे थे अपने स्टेट कांग्रेस ऑफिस के अंदर, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर बधाई दे रहे थे, इवन प्रियंका गांधी भी बधाई दे रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि 92 को दिन दहाड़े वहां पर एक मस्जिद को शहीद किया गया। वहां मंदिर थी ना थी वो एक अलग चीज है, वो पुरानी बातें हैं, लेकिन एक मस्जिद थी, सबने देखा ना सबने मस्जिद थी वहां पर। जो यही सेक्युलरिस्ट 1992 6 दिसंबर को कह रहे थे कि 6 दिसंबर आज का दिन हमारे मुल्क के लिए एक शर्म का दिन है, वही लोग 5 अगस्त के दिन कह रहे थे कि आज जब भूमि पूजन हो रहा है, आज हमारे लिए गर्व का दिन है। यानी आप ही के लिए 1992 6 दिसंबर के दिन शर्म का दिन था, और आप ही के लिए 5 अगस्त भूमि पूजन का दिन गर्व का दिन हो गया। भाई हुआ क्या? भाई इंसान तो आप वही है ना। तो बात यह है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बात यह है कि सेक्युलरिज्म की जो ये बातें पॉलिटिकल पार्टी कर रहे थे, उनको छोड़कर बाकी सारे सेक्युलर बन गए। ये पॉलिटिकल पार्टी कभी भी सेक्युलर नहीं बने। ये सेक्युलरिज्म जो है, ये अच्छे अल्फाज है, स्पेशली मुसलमानों और दलितों को और ओबीसी को बेवकूफ बनाने के लिए एक बेहतरीन डायलॉग है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म पर आज तक कोई भी चला नहीं है। अगर चलता, मिसाल लीजिए कर्नाटक का, कर्नाटक में यही सेक्युलर पार्टीज आकर कहने लगे कि आप हमें वोट दो, हम बीजेपी को आने नहीं देंगे, और दलित, मुस्लिम्स, ओबीसी ने इनका भरोसा किया कि भाई हम आपको वोट देंगे ताकि बीजेपी पावर में ना आए, और ये सारे बहुजन ने इन सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। फिर हुआ क्या? आज कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की नहीं है, आज सरकार बीजेपी की। बीजेपी की सरकार किसने बनाई? आवाम ने तो नहीं बनाई भाई, आवाम ने तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी। तो बीजेपी की सरकार किसने बनाई? कर्नाटक में बीजेपी की सरकार कर्नाटक की जनता ने नहीं बनाई, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार कांग्रेस ने बनाई। याद रखिए, कांग्रेस के वो एमएलए जिनको आपने वोट दिया था, आवाम ने वोट दिया था, उन्होंने जाकर बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट किसने बनाई? मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की जनता ने नहीं बनाई, उन्होंने तो सरकार से निकाल दिया था, उन्होंने तो गवर्नमेंट से निकाल दिया था। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार किसने बनाई? उन लोगों ने बनाई जिनको आपने वोट दिया था बीजेपी को पावर से दूर रखने के लिए, उन्होंने बनाई। तो अब ये सेक्युलरिज्म क्या है भाई? आज रात को सेक्युलर होते हैं, सुबह को कम्युनल हो जाते हैं। राज्य सिंधिया अपने आप को बड़ा सेक्युलर लीडर कह रहा था, पार्लियामेंट में आकर सेक्युलरिज्म के भाषण दे रहे थे। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि जो आरएसएस के कैडर्स में से जो बीजेपी के लोग आए, उनसे ज्यादा कम्युनल बात ये लोग करते हैं। कपिल मिश्रा का एग्जांपल ले लीजिए, जब आम आदमी पार्टी में थे, बड़े बड़े सेक्युलरिज्म की बातें कर रहे थे, बड़े बड़े मोहब्बत की बातें कर रहे थे, वही ताहिर हुसैन के साथ रुक के फोटो खींच रहे थे, वही खालिद सैफी के साथ रुक के फोटो खींच रहे थे। जैसे ही छोड़ दिया और बीजेपी में चले गए, कम्युनल हो गए। तो छोटा सवाल ये कि क्या ये कभी सेक्युलर थे? क्या ये लोग कभी सेक्युलर नहीं थे? अपनी मफाद परस्त थे, अपनी मफाद के लिए लोगों को बेवकूफ बनाए। और अफसोस ये बात है, देखिए वो लोग बेवकूफ बनाते हैं, वो अफसोस की बात नहीं है। अफसोस की बात यह है कि बार बार लोग, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी, बेवकूफ बनती है, ये अफसोस की बात है।
वो लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, वो अफसोस की बात नहीं, उनका काम है बेवकूफ बनाना। उनकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी अगर आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे? लेकिन आप बेवकूफ बनते हैं, ये प्रॉब्लम। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, कुछ भी हल नहीं निकलेगा। तो यहां पर आपसे मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, समझिए कि बीजेपी को दूर रखने के लिए, बीजेपी को दूर रखने के लिए हम कुर्बानी देंगे, हर 5 साल में यही डायलॉग होता है। तो यहां पर हमें जरूरी है कुछ अलग सोचे। अब बिहार का एग्जांपल आप ले लीजिए, तेजस्वी। क्या बिहार की जनता कह सकती है कि जिस तरीके से तेजस्वी एमपी की इलेक्शन लड़ रहा था, पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ रहा था, क्या तेजस्वी यादव एमएलए इलेक्शन भी उसी एग्रेशन के साथ लड़ रहा है? क्या जिस तरीके से एमपी इलेक्शन के वक्त तेजस्वी यादव बीजेपी की मुखालिफत कर रहा था, क्या एमएलए इलेक्शन के वक्त भी तेजस्वी यादव बीजेपी की वैसी मुखालिफत कर रहा है? नहीं कर रहा है। देखिए, समझ में आ जाते हैं, उनके वालिद लालू प्रसाद जी जेल में है। अब उनको जेल से बाहर निकालना है तो बीजेपी गवर्नमेंट की मदद की जरूरत है। जब तक सेंट्रल की बीजेपी की गवर्नमेंट की उन्हें मदद नहीं मिलेगी, लालू प्रसाद यादव को बाहर नहीं निकालेंगे। ये सारे पॉलिटिकल ड्रामा यही है, ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा यही है कि जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके कुछ ना कुछ फाइल अमित शाह और मोदी के पास रहता है। सबका फाइल अमित शाह और मोदी के पास रहता है। जब जरूरत पड़ते हैं फाइल को लोग इस्तेमाल करते हैं। वो फाइल को इस्तेमाल करके नीतीश कुमार जैसे आदमी को अपने साथ ले लिया, लालू प्रसाद को जेल भेज दिया गया। अब तेजस्वी यादव को साइलेंट किया जा रहा है। मायावती जो बड़ी बीजेपी के खिलाफ बात कर रही थी, अब इंतजार में है कब अमित शाह उसे बुलाए। मायावती इंतजार में है कब मुझे अमित शाह बुलाएगा बात के लिए, क्योंकि उसके पॉलिटिकल करियर के लिए अब बीजेपी के साथ जाना जरूरी है, वरना उसका पॉलिटिकल करियर मर जाएगा। और हम लोग ये विश्वास करते हैं कि ये लोग सेक्युलरिज्म के लिए अपना पॉलिटिकल करियर छोड़ेंगे। नहीं भाई, इनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी इनका पॉलिटिकल करियर है। ये सेक्युलरिज्म, ये प्रो पीपल, आवाम परस्त, ये पूरा बाद में टाइम मिला तो करेंगे। पहला चीज अपना सियासत बचाना। ये बड़े बड़े जो अपने आप को सेक्युलर पार्टीज कह रहे थे, उनकी हालत ये है। अब यहां पर जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं वो है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स दलित और मुसलमानों ने किए, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। देखिए, एक सिंपल कॉमन सेंस है, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता तो वापस वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है। तो दूसरों के पीछे पीछे जा जा जाकर आपका जो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, अब एक नए एक्सपेरिमेंट की जरूरत है कि जो आपकी सियासत है, जिस सियासत को हमने 50-60 साल सपोर्ट किया, वो सियासत से हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हम एक नया सियासत लेके आएंगे, प्रो पीपल, आवाम के लिए एक सियासत, ना तो हिंदू के लिए, ना तो मुस्लिम के लिए, ना तो सिख के लिए, ना तो जैन के लिए, ना तो ईसाइयों के लिए, एक आवाम के लिए सियासत। और आवाम के लिए सियासत हर किसी के लिए अच्छी होगी। जब आप आवाम के लिए सियासत करोगे ना, वो सियासत हिंदुओं के लिए भी अच्छी होगी, मुसलमानों के लिए अच्छी होगी, हर किसी के लिए अच्छी होगी। और स्पेशली बिहार में मुस्लिम कम्युनिटी को चाहिए कि वो इस बार ऐसे एक सियासत को या तो लीड करे या तो इक्वल पार्टनर बने, कूली का काम ना करे, कूली का काम ना करे, इक्वल पार्टनर बने या फिर लीड करे। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है कि मुसलमानों के अंदर भी लीड करने की कैपेसिटी, लीड का मतलब क़ियादत की कैपेसिटी है। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा कोई एक दूसरा आदमी आपकी क़ियादत करे, आप उसके पीछे हैं, जरूरी नहीं है। आपके पीछे भी लोग आ सकते हैं या आपके साथ भी लोग चल सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है, इक्वल लीडरशिप की बात है। ये एक नया एक्सपेरिमेंट, ये एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स यहाँ पर शुरू करने की जरूरत है। दूसरी चीज जो यहाँ पर बात है अल्टरनेट पॉलिटिक्स की जो हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स का एजेंडा क्या होगा। क्या एजेंडा अपने खानदान बनाने का एजेंडा होगा? क्या मेरे बेटे का फ्यूचर फिक्स करने का एजेंडा होगा? क्या मेरे बाद मेरा खानदान को कभी कमाने की जरूरत ना पड़े, ये एजेंडा होगा? ये एजेंडा नहीं होना है। जो अल्टरनेट जो सियासत की हम बात कर रहे हैं, उसमें एजेंडा होना चाहिए कि लोगों को उनका हकूक मिले। देखिए, ये पूरा गवर्नेंस, पूरा जो भी ये सरकार जो भी होता है, ये बड़ी बड़ी टेक्निकल बातें होती हैं, लेकिन ये सारे टेक्निकल बातों में बेसिक मुद्दा एक होता है कि इंसाफ। आपको इंसाफ लाना है, लोगों को इंसाफ दिलाना है। अगर आप लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, आपकी सियासत अच्छी है। अगर आपके हुकूमत में लोगों को साथ ना इंसाफी मिलते हैं तो आप जालिम हो। और आपके साथ भी वही होगा जो दुनिया के पिछले जालिमों के साथ हुआ है, जो हिटलर के साथ हुआ, मसूलिनी के साथ हुआ, या जो बड़े बड़े जालिमों के साथ हुआ, आपके साथ भी वही होने वाला है। लेकिन अगर आपकी सियासत अमन परस्त है,
अगर आपकी सियासत इंसाफ को पसंद करने वाली और इंसाफ को नाफिज करने वाली है तो आप अलग होंगे। अगर आप इंसाफ को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत नहीं करेंगे तो आप में और दूसरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो ये दो पॉइंट अल्टरनेट सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज ये है कि दूसरों की गुलामी नहीं, या तो बराबरी, पार्टनरशिप, या फिर लीड करने की बात करें। दूसरी चीज जो है, आपका बुनियाद जो है वो इंसाफ से होना चाहिए। तीसरी चीज है, अपनी गलतियों से समझिए, अपने अपनी गलतियों को समझिए, अपनी कैपेसिटी को समझिए। आप अपने आप को कमजोर समझेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला चीज हमारे दिमाग के अंदर जो है, हमारे दिमाग के अंदर जो एक प्रॉब्लम है उसको दूर करना है। आप लोग जानते होंगे एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है साइकोलॉजी में, उसको कहते हैं कि एलिफेंट सर्कस एलिफेंट सिंड्रोम। सर्कस एलिफेंट सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जब एक जंगली हाथी को जंगल से लेके आकर जब सर्कस में डाला जाता है तब उसके पैर में बहुत ही मोटा चेन डाला जाता है, बहुत ही मजबूत पावरफुल चेन डाला जाता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही जंगल से हाथी को लेके आते हैं वो अपने आप को बंदिश में रहना पसंद नहीं करता, वो पूरा कोशिश करता है चेन को तोड़ने के लिए, लेकिन चेन इतनी मजबूत होती है कि वो हाथी उस चेन को नहीं तोड़ सकता। हाथी कोशिश कोशिश करते करते उसके जहन में ये बात पड़ जाती है कि ये चेन को मैं कभी भी नहीं तोड़ सकता। जब हाथी के जहन में ये बात आ जाती है तब उस चेन को तोड़ने की वो कोशिश नहीं करता, खामोश हो जाता है। तब आप देखो सर्कस में आप जाओ, सर्कस में आप देखेंगे कि इस हाथियों के पैर में जो एक बहुत ही पतला चेन होता है। हाथी अगर कोशिश करे एक झटके में वो चेन टूट जाएगा, लेकिन हाथी कोशिश नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि हाथी के जहन में ये बात पहुंच बैठ गई है कि मेरे पैर का चेन कभी टूटने वाला नहीं। वो कोशिश भी नहीं करता क्योंकि उसके पैर में बहुत मोटा चेन था, लेकिन अब पतला चेन है फिर भी वो कोशिश नहीं करता। ये साइकोलॉजी है। इंडिया में खासकर मुस्लिम दलितों के जहन के अंदर भी यही साइकोलॉजी डाला गया है कि आपसे कुछ भी होने कोशिश को आपसे होने वाला नहीं है। आपकी सियासत की बात नहीं कर सकते, आप कभी किसी को लीड नहीं कर सकते, आपको गुलामी बनना है, आपको दूसरों के पीछे ही जाना है। ये जो एक जहन में हमारी गुलामी डाली गई है, जब तक आप इस गुलामी से आजाद नहीं होते अल्टरनेट सियासत नहीं आए। तो ये 3 पॉइंट्स हमें बहुत जरूरी है कि हमें हमारी जहनी गुलामियत से निकलना है, लीड करने की बात करना है और इंसाफ की बुनियाद पर एक सियासत को लाना है। ये बातें आपके सामने मुझे रखनी थी। मेरा नजरिया अल्टरनेट सियासत के मुताबिक ये है। बिहार के आवाम को मैं इस इलेक्शन के जरिए कहना चाहता हूँ कि एक अल्टरनेट सियासत का साथ दें। एसडीपीआई जैसे पार्टी या उसके साथ जो अलग 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 पार्टीज जो आवाम के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे पार्टीज का साथ दें। एक अल्टरनेट चीज शुरू करें। कामयाबी मिले या ना मिले वो अलग चीज है, लेकिन देखिए जैसे ही आप एक 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 अल्टरनेट सियासत को प्रमोट करते हैं वो कामयाबी है। वो अल्टरनेट सियासत कामयाब हो, उसमें आपको सीट मिले ना मिले वो दूर की बात है, लेकिन जैसे ही आप एक अल्टरनेट सियासत को ये एग्जिस्टिंग सियासत के सामने लाके खड़ा करते हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका अगर फायदा हमें नहीं मिला तो आने वाली नस्ल को तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। बस इतनी बातें आपके सामने रखता हूँ। जो मुझे वक्त दिया गया उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, और मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे एक टॉपिक पर आप लोगों ने प्रोग्राम किया। और अपनी दिल से मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले बिहार इलेक्शन में एसडीपीआई और दूसरे पार्टियां जो उनके साथ हैं, ये लोग एक अल्टरनेट सियासत को इंशाल्लाह बिहार में और मुल्क में कायम करेंगी। शुक्रिया।